मेरे पापा कई सालों से हर साल पूरे गांव के शादी, ब्याह और दावतों का खाना बनाते आ रहे थे। एक पूरी टेबल का खर्च सिर्फ 500 युआन लेते थे। लेकिन तभी शहर से लौटी लियू रुयान ने सबके सामने आरोप लगा दिया कि मेरे पापा गांव वालों से गंदे तरीके से पैसे कमा रहे हैं। उसने कहा, शहर में तो लॉबस्टर वाला शानदार खाना सिर्फ 199 युआन प्रति टेबल में मिल जाता है, फिर गाँव में इतने साधारण खाने के लिए 500 युआन क्यों लिए जा रहे हैं? उसकी बात सुनते ही गांव वाले भड़क उठे। उन्होंने न सिर्फ मेरे पापा से सारे पैसे वापस करने की मांग की, बल्कि उन्हें लंगड़ा कहकर सबके सामने बेइज्जत भी किया। ये सब देखकर मेरा खून खौल उठा। मैंने उसी वक्त पापा को अपने साथ शहर चलने के लिए कहा और पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि आज के बाद हम यहाँ किसी भी दावत का ऑर्डर स्वीकार नहीं करेंगे। मेरी बात खत्म होते ही लियू रुयान तुरंत आगे आई और घमंड से बोली, आज से गांव की हर दावत मैं संभालूंगी। हर टेबल पर लॉबस्टर मिलेगा और कीमत होगी सिर्फ 199 युआन। कुछ दिनों बाद वही लियू रुयान मेरे रेस्टोरेंट के बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम्हारे मालिक को बाहर बुलाओ, मुझे उससे बहुत बड़ा ऑर्डर देना है। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए मैं अभी 20 टेबल बुक करती हूँ और वही 199 युआन वाला लॉबस्टर मेन्यू चाहिए। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस रेस्टोरेंट का मालिक मैं ही हूँ। उसी बीच मैंने पापा से कहा, अब आपकी उम्र भी हो गई है, अंकल वू शेंग का काम पूरा होते ही शहर लौट आइए और मेरे होटल के मुख्य हॉल के मैनेजर बन जाइए। पापा मुस्कुराकर बोले, बेटा मैं पहले भी मना कर चुका हूँ, तुम्हारा होटल पैसे कमाता है, लेकिन मेरी दावतें लोगों का अपनापन कमाती हैं। दोनों में बहुत फर्क है। बचपन में लोग मेरे पापा को बहुत नीची नजर से देखते थे। पहले वो मजदूरों के लिए खाना बनाते थे, फिर धीरे धीरे हालात बदले और पूरे गांव की दावतों की जिम्मेदारी उन्हीं के हाथ में आ गई। जब मैंने खुद कमाना शुरू किया, तब से मैं हमेशा चाहता था कि पापा अब ये काम छोड़ दें, लेकिन पापा ने हमेशा पड़ोसियों और गांव वालों का मान रखते हुए ये काम जारी रखा। इस बार भी वू शेंग की शादी में वही सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे। पहले से तय रेट के मुताबिक उन्होंने 20 टेबल का पूरा इंतजाम कर दिया। शादी की तैयारियां पूरी होते ही वू शेंग भावुक होकर पापा के पास आया और बोला, अंकल वांग, इस बार आपने मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। अगर ये 20 टेबल का इंतजाम नहीं होता तो मेरी शादी बिगड़ जाती। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जैसे ही मुझे शादी के शगुन के पैसे मिलेंगे मैं आपका पूरा हिसाब चुका दूंगा, एक भी पैसा कम नहीं होगा। पापा ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और कहा, इन सब बातों की चिंता मत करो, पहले अपनी शादी अच्छे से निपटा लो। इसके बाद वू शेंग फिर से मेहमानों की व्यवस्था में लग गया। धीरे धीरे मेहमान आने लगे और पूरा माहौल हंसी खुशी से भर गया। लेकिन दोपहर होते होते अचानक माहौल बदल गया। तभी भीड़ के बीच से एक तेज आवाज गूंजी, अंकल वांग, आपका परिवार तो हद से ज्यादा लालची निकला। बाहर वालों को धोखा देना अलग बात है, लेकिन अपने ही गांव वालों से इतना पैसा वसूलना शर्म की बात है। सबकी नजरें एक साथ उस आवाज की तरफ घूम गईं। बोलने वाली थी गांव की पढ़ी लिखी लड़की लियू रुयान। पापा उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने घबराकर पूछा, लियू रुयान, ये कैसी बातें कर रही हो? हमने किसे धोखा दिया? तभी दूल्हा वू शेंग भी आगे बढ़ा और बोला, लियू रुयान, आज मेरी शादी है, आखिर तुम यहाँ तमाशा क्यों कर रही हो? लियू रुयान बिना झिझके बोली, भैया वू शेंग, ये लोग एक टेबल के 500 युआन ले रहे हैं, क्या ये खुली लूट नहीं है? उसकी बात सुनकर आसपास खड़े गांव वाले भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे, लेकिन हमारे गांव में तो हमेशा से यही रेट चलता आया है। पिछले महीने मेरी बेटी की शादी में भी हमने यही 500 युआन प्रति टेबल दिए थे। वो शेंग भी गुस्से में लियू रुयान की तरफ देखकर बोला, लियू रुयान, अगर आज मेरी शादी में कोई बवाल खड़ा किया तो याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये सुनकर लियू रुयान एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, भैया वू शेंग, मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ सच सबके सामने लाना चाहती हूँ। फिर उसने ऊंची आवाज में गांव वालों से कहा, कुछ दिन पहले मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ शहर के एक बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी। वहाँ हमने लॉबस्टर और अबलोन जैसे महंगे व्यंजनों से भरी पूरी एक टेबल मंगवाई। अब आप लोग बताइए, उसका बिल कितना आया होगा? ये सुनते ही गांव वालों की आंखें चमक उठी। एक बुजुर्ग तुरंत बोले, अरे वो तो बहुत महंगी चीजें होती हैं, हमने तो सिर्फ टीवी में देखी हैं, कम से कम कई हजार युआन का बिल आया होगा। सबकी उत्सुक नजरों के बीच लियू रुयान ने गर्व से कहा, सिर्फ 199 युआन। उसकी बात सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान दंग रह गया। क्या सिर्फ 199 युआन में लॉबस्टर और अबलोन? किसी को इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन असली सच्चाई सिर्फ मुझे पता थी, वो रेस्टोरेंट मेरा था। कुछ दिन पहले जब लियू रुयान अपने दोस्तों के साथ वहां आई थी, तो उसके दोस्तों ने जानबूझकर सबसे महंगे व्यंजन ऑर्डर किए थे, ताकि गांव से आई लड़की की बेइज्जती हो सके। बिल देखकर लियू रुयान की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कांपते हाथों से 200 युआन निकालकर वेटर से पूछा था, क्या थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है? उस समय मैं भी वहीं मौजूद था। सिर्फ एक ही गांव का होने की वजह से मैंने वेटर से कहा था कि उससे केवल 199 युआन ही ले लें। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वही एहसान आज मेरे पापा के खिलाफ हथियार बन जाएगा। उधर लियू रुयान अब भी जोर जोर से बोल रही थी, जब शहर के इतने बड़े रेस्टोरेंट में लॉबस्टर और अबलोन जैसी महंगी दावत सिर्फ 199 युआन में मिल सकती है, तो यहाँ 500 युआन क्यों लिए जा रहे हैं?
जरा हिसाब लगाइए, हर टेबल पर 300 युआन ज्यादा कमाए जा रहे हैं। 10 टेबल में 3000 युआन बनते हैं और पूरे साल में ये लोग कम से कम 1000 टेबल का खाना बनाते हैं, यानी लगभग 99,000 युआन। बताइए, एक किसान को इतनी रकम कमाने में कितने साल लग जाते हैं। इसलिए इस गांव की पढ़ी लिखी बेटी होने के नाते आज मैं गांव वालों के हक के लिए आवाज उठाने आई हूँ। 99,000 युआन, ये रकम सुनते ही पूरे गांव का माहौल पल भर में बदल गया। अभी तक जो लोग चुपचाप सुन रहे थे, अब उनकी नजरों में मेरे और पापा के लिए सिर्फ नफरत दिखाई दे रही थी। पापा गुस्से से कांपने लगे, उनका चेहरा पूरी तरह लाल पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, लियो रुयान, तुम सरासर झूठ बोल रही हो। मैंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से लोगों के लिए खाना बनाया है, कभी एक पैसा भी गलत तरीके से नहीं कमाया। आज चिकन और सब्जियों के दाम क्या हैं तुम्हें पता भी है? 500 युआन की एक टेबल में तो मेरी लागत ही मुश्किल से निकलती है। मैं ये काम पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव वालों का साथ निभाने के लिए करता हूँ। अगर तुम्हारा कहना है कि हमने गंदा पैसा कमाया है तो उसका सबूत भी दिखाओ। तुम्हें होटल और कैटरिंग के कारोबार की कितनी समझ है? क्या तुम इसकी असली लागत जानती हो? एक टेबल तैयार करने में करीब 450 युआन खर्च हो जाते हैं। सारा खर्च निकालने के बाद मेरे हाथ में 50 युआन भी नहीं बचते। मेरी हर कमाई मेरी मेहनत की है। मेरे पिता की बात सुनकर कुछ समझदार गांव वालों के चेहरे थोड़े नरम पड़ गए। मेरे पिता की ईमानदारी पर भरोसा होने की वजह से कुछ समझदार गांव वालों का शक थोड़ा कम होने लगा। लेकिन तभी लियू रुयान फिर जोर से बोली, हुआ, गंदा पैसा कमाने वाला खुद कब मानता है? इसकी बातों में मत आओ। भूल गए क्या? बचपन में मैं इसी के रसोई घर में काम करती थी। इनके सारे हथकंडे अच्छी तरह जानती हूँ। उसी पल मुझे पुरानी बातें याद आ गईं। सच तो ये था कि लियू रुयान कभी हमारे ही घर की रसोई में काम करती थी। उसका परिवार पूरे गांव का सबसे गरीब परिवार था। उसके पिता के पास कोई काम नहीं था। एक बार दावत खत्म होने के बाद वे रोते हुए पापा के पास आए और बचे हुए चावल मांगने लगे। बाद में पापा को पता चला कि रुयान पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसका पिता पैसों के लिए उसकी कम उम्र में ही शादी करवाना चाहता था। पापा को उस पर तरस आ गया। उन्होंने खुद उसके पिता को समझाया और लियू रुयान को हमारी रसोई में काम दे दिया ताकि उसकी पढ़ाई जारी रह सके। इसी वजह से उसकी कम उम्र में शादी भी नहीं हुई। जब उसका कॉलेज में दाखिला हुआ तब भी पापा ने अपनी जेब से 5000 युआन देकर उसकी फीस भरवाई थी। लेकिन आज वही लड़की हमारे खिलाफ खड़ी थी। पापा गुस्से से कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे और लियू रुयान का हौसला और बढ़ गया। मैं इनके घर के सारे खेल जानती हूँ। मैंने अपनी आंखों से अंकल वांग को कमरे में छिपकर लाल नोटों की मोटी मोटी गड्डियां गिनते देखा है। पापा तुरंत गरज उठे, झूठ! वो पैसे मेरे बेटे हर महीने मेरे खर्च के लिए भेजता है। मैं भी आगे बढ़कर बोला, हाँ, हर महीने मैं अपने पापा को पैसे भेजता हूँ। लेकिन लियू रुयान ने तुरंत पलटकर पूछा, वांगशी, तुम अकेले बाहर रहकर इतना पैसा कैसे कमा लेते हो? क्या तुम्हारी कमाई सचमुच ईमानदारी की है? ये सुनते ही पापा का गुस्सा फूट पड़ा। वे उसकी तरफ बढ़े मानो उसे मार ही देंगे। लियू रुयान पीछे हटते हुए जोर से बोली, देखा सबने, सच सामने आते ही इन्हें गुस्सा आ गया। अगर पैसा साफ होता तो इतनी बेचैनी क्यों होती? उसकी बातों का असर गांव वालों पे होने लगा। कई लोग उसके समर्थन में सिर हिलाने लगे। लियू रुयान पढ़ी लिखी लड़की हैं, झूठ क्यों बोलेगी? और वांगशी तो सालों तक गांव लौटकर भी नहीं आता। पता नहीं बाहर क्या करता है। कहीं सचमुच इनके घर का पैसा गलत तो नहीं? उनकी बातें सुनकर मैं भी गुस्से से हंस पड़ा। फिर मैंने सीधे लियू रुयान की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो कोई ठोस सबूत दिखाओ कि हमारे परिवार ने गंदा पैसा कमाया है। लियू रुयान ने तुरंत अपने हाथ में पकड़ा हुआ बिल मेरी तरफ फेंक दिया और बोली, ये रहा सबूत। जिस रेस्टोरेंट में मैंने सिर्फ 199 युआन में लॉबस्टर और अबलोन वाली दावत खाई थी। और तुम्हारी महंगी कार सबूत है। लोगों को दिए गए महंगे तोहफे भी सबूत हैं। और क्या सफाई दोगे? उसकी भड़काऊ बातों ने भीड़ को पूरी तरह उकसा दिया। एक गांव वाला आगे बढ़ा और चिल्लाया, पिछले महीने मैंने भी अपने घर की दावत तुम्हारे परिवार से करवाई थी। अगर शहर वाले रेट के हिसाब से देखा जाए तो मेरे 3000 युआन वापस करो। अगर पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारा पूरा कारोबार तोड़ देंगे। मैंने बिना डरे उनकी तरफ देखा और ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहा, अगर किसी ने मेरे घर या मेरे कारोबार की किसी भी चीज को हाथ लगाया तो मैं सीधे पुलिस बुलाऊंगा। और जब पुलिस आएगी तो सबसे पहले तुम जैसे लोगों को गिरफ्तार करेगी जो बिना किसी सबूत के दूसरों का सामान तोड़ने पे उतारू हैं। मुझे पता था कि पुलिस को गांव तक पहुंचने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। तब तक शायद हमारा सारा सामान बर्बाद हो चुका होगा। इसलिए मैंने सीधे दूल्हे ली गुशेंगे की तरफ देखा और कहा, ली गुशेंगे, आज ये लोग तुम्हारी शादी की दावत तहस नहस कर रहे हैं। क्या तुम सच में इन्हें ऐसा करने दोगे? मेरी बात सुनकर ली गुशेंगे कुछ पल के लिए चुप रह गया। वो लोगों को रोकने ही वाला था कि तभी लियू रुयान बीच में आ गई। वो मुस्कुराकर बोली, भैया गुशेंगे,
इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज आपकी शादी की पूरी दावत मैं संभाल लूंगी। सिर्फ 200 युआन प्रति टेबल में लॉबस्टर और अबालोन समेत पूरा इंतजाम कर दूंगी। ली गुशेंग ने हैरानी से पूछा, सच? सिर्फ 200 युआन में? और उसमें लॉबस्टर और अबालोन भी होंगे? लियू रुयान ने पूरे आत्मविश्वास से सिर हिलाया। बिल्कुल, अगर मैं तुम्हारी शादी खराब कर दूं तो मैं खुद तुमसे शादी कर लूंगी। उसकी बात सुनकर ली गुशेंगे ने बिना एक पल सोचे फैसला कर लिया। वो मेरे पापा की तरफ मुड़ा और शर्मिंदगी भरी आवाज में बोला, अंकल वांग, मुझे माफ कर दीजिए, मैं खुद को रोक नहीं पाया। ली गुशेंगे, तुम इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हो? अभी तक तुमने खाने का पैसा भी नहीं चुकाया है। तुम ही थे जो मेरे पापा से उधार पर पूरी दावत लगाने की मिन्नतें कर रहे थे। मेरी बात सुनकर ली गुशेंगे ने शर्म से सिर झुका लिया। उसके पास मेरी तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं बची। मैंने गुस्से में कहा, ये कौन सा जमाना है? क्या अब भी एहसान का बदला इसी तरह दिया जाता है? तुम सिर्फ एहसान फरामोश ही नहीं, बेशरम भी हो। उधर जब गांव वालों ने देखा कि ली गुशेंगे भी कुछ नहीं बोल रहा तो वे पूरी तरह बेलगाम हो गए। सब लोग हमारे बर्तन, सामान और दावत का सामान उठाकर तोड़ने फोड़ने लगे। मेरा गुस्सा अब फटने ही वाला था, लेकिन तभी पापा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। शी, चलो यहाँ से, मैंने दर्द भरी आवाज में कहा। पापा, ये सब आपकी सालों की मेहनत है, क्या हम इसे यूं ही बर्बाद होते देखते रहें? पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस उनकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। कुछ पल बाद उन्होंने धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहा, चलो यहाँ से चलो। मैंने दांत भींच लिए और पापा को सहारा देकर वहां से बाहर ले गया। पीछे से लियू रुयान की घमंड भरी आवाज अब भी गूंज रही थी। गांव वालों, आज हमने गांव को एक बुराई से छुटकारा दिला दिया है। अब कोई भी इनके झांसे में मत आना। तभी किसी ने पूछा, अगर शेफ फोंग चला गया तो आगे गांव की दावतें कौन संभालेगा? लियू रुयान तुरंत बोली, चिंता मत करो, शहर में मेरे बहुत अच्छे संपर्क हैं। अब से गांव में जिसे भी दावत करवानी होगी वो सीधे मेरे पास आएगा। मैं सिर्फ 200 युआन प्रति टेबल में पूरा इंतजाम कर दूंगी। उसकी बात खत्म होते ही पूरा गांव जोरदार तालियों से गूंज उठा। उसी रात हमने अपना सारा सामान समेटा और मैं पापा को लेकर शहर वापस निकल पड़ा। पूरे रास्ते पापा कार की खिड़की से बाहर देखते रहे। उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, पापा, अगर आप ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो हम पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, अपना सामान भी वापस ले लेंगे और जिन्होंने बदनाम किया है उन सब के खिलाफ केस भी करेंगे। लेकिन पापा ने धीरे से सिर हिला दिया। थकी हुई आवाज में बोले, बेटा, ये लोग पूरी जिंदगी ऐसे ही रहे हैं, न समझते हैं न किसी की सुनते हैं। हमें चोरों से उतना डर नहीं लगता जितना उन लोगों से जो दुश्मनी पाल लेते हैं। अगर आज इन्हें गुस्सा निकालने का मौका नहीं मिला तो मुझे डर है कि ये बाद में किसी इंसान को ही नुकसान पहुंचा देंगे। मैंने पापा की तरफ देखा और गंभीर स्वर में कहा, पापा, मुझे भी सबसे ज्यादा यही डर है। वो लोग संख्या में बहुत ज्यादा हैं। अगर बात हाथापाई तक पहुंच गई तो कहीं आपको चोट न लग जाए। ये बात सुनकर उन्होंने एक लंबी सांस ली, आंखें बंद कर लीं और चुपचाप बैठे रहे। मुझे लगा कि गांव छोड़ देने के बाद अब ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन अगली ही सुबह होटल के मैनेजर का फोन आया। सर, बाहर एक लड़की जबरदस्ती हंगामा कर रही है। वो होटल के मालिक से मिलने की जिद कर रही है। मैं तुरंत नीचे पहुंचा। वहां देखा तो लियू रुयान मैनेजर से बहस कर रही थी। वो अकड़ कर बोली, तुम्हारे होटल के मालिक कहाँ हैं? उनसे कहो बाहर आएं, मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर देना है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं 20 टेबल की एडवांस बुकिंग करने आई हूँ। पिछली बार मैंने यहाँ सिर्फ 199 युआन में लॉबस्टर और एबेलोन वाला स्पेशल मेन्यू खाया था। अगर यकीन नहीं है तो ये रहा उसका बिल। इतना कहकर उसने रसीद मैनेजर के सामने रख दी। रसीद असली थी, इसलिए मैनेजर भी कुछ पल के लिए उलझन में पड़ गया। मालिक से पूछे बिना वो कोई फैसला नहीं लेना चाहता था। लियू रुयान ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और ताना मारते हुए बोली, इतना बड़ा होटल है लेकिन अभी तो लगभग खाली पड़ा है। लगता है एक दिन में 20 टेबल भी नहीं भरती होंगी। मैं तो तुम्हें इतना बड़ा बिजनेस दे रही हूँ। मैनेजर ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी अजीब इंसान को देख रहा हो। हमारा होटल शहर के सबसे हाई एंड होटलों में से था। यहाँ रोज भीड़ नहीं बल्कि चुनिंदा और बड़े ग्राहक आते थे। लेकिन लियू रुयान को ये बात समझ ही नहीं आई। वो फिर बोली, आज 20 टेबल बुक कर रही हूँ, कल 100 भी कर सकती हूँ। अगर सच में बिजनेस करना चाहते हो तो 199 नहीं 150 युआन प्रति टेबल लगा दो। कैसा रहेगा? अब मैनेजर अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वो मुस्कुरा कर बोला, मैडम, शायद आप गलत जगह आ गई हैं। हमारे होटल में 150 युआन में तो एक ढंग का सूप भी नहीं मिलता। ये सुनते ही लियू रुयान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चीख कर बोली, झूठ बोल रहे हो। पिछली बार मैंने यही लॉबस्टर और एबेलोन से भरी पूरी टेबल खाई थी और सिर्फ 199 युआन दिए थे। अब सिर्फ इसलिए दाम बढ़ा रहे हो क्योंकि मैं ज्यादा टेबल बुक कर रही हूँ। अगर तुम्हारे खाने का स्वाद अच्छा न होता तो इतना बड़ा ऑर्डर कभी नहीं देती। उसी समय मैं आगे बढ़ा और शांत आवाज में कहा, अगर तुम्हें हमारे दाम पसंद नहीं है तो किसी दूसरे होटल में बुकिंग कर लो। मुझे देखते ही लियू रुयान का चेहरा एकदम बदल गया। वो उंगली दिखाकर चिल्लाई, तो आखिर सच सामने आ ही गया। तुम कहते थे कि तुम्हारा परिवार गांव वालों को नहीं लूटता, लेकिन खुद इतने महंगे होटल में खाते पीते हो। इतने में मैनेजर मेरी तरफ मुड़ा और आदर से बोला, नमस्ते सर। मैनेजर के मुंह से सर सुनते ही लियू रुयान की आंखें फटी की फटी रह गईं।
लेकिन अगले ही पल उसका हैरान चेहरा फिर गुस्से में बदल गया। वो जोर से बोली, अब समझ आया, तुम्हारा परिवार सच में काला पैसा कमाता है। शहर में यही खाना 199 युआन में बेचते हो, लेकिन गांव में उसी दावत के 500 युआन वसूलते हो। तुम लोग सीधे सादे गांव वालों को बेवकूफ बनाकर लूट रहे हो। लियू रुयान गुस्से से कांप रही थी। उसके चेहरे पर तो जैसे इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाला भाव था, लेकिन आंखों में सिर्फ नफरत दिखाई दे रही थी। वो तुरंत अपना मोबाइल निकालते हुए बोली, मैं अभी पुलिस बुलाती हूँ। तुम लोगों ने गांव वालों को ठगा है। आज तुम्हारी सारी सच्चाई सबके सामने आएगी। पुलिस का इंतजार करते करते उसने वहीं होटल के बाहर लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। मैनेजर उसे रोकने आगे बढ़ा, लेकिन मैंने उसे इशारे से शांत रहने को कहा। मैं देखना चाहता था कि वो आखिर क्या तमाशा करने वाली है। कैमरे के सामने आते ही लियू रुयान ने गंभीर चेहरा बनाया और बोली, मैं इस साल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई हूँ। आज मैं अपने ही गांव के वोंग लियूजियो और उसके बेटे वोंग शी का पर्दाफाश करने आई हूँ। ये लोग अनपढ़ गांव वालों की मेहनत की कमाई लूटते हैं। पिता गांव में लोगों को ठगता है और बेटा शहर में उसी पैसे पर ऐश करता है। यहाँ तक कि उसी पैसे से इसने इतना बड़ा होटल भी खड़ा कर लिया है। इतना कहकर उसने कैमरा पूरे होटल की तरफ घुमा दिया। उसी समय मैंने भी उसका लाइव खोल लिया और कमेंट्स पढ़ने लगा। लोग लगातार पूछ रहे थे, आखिर ये कौन सा होटल है। लियू रुयान ने बोर्ड की तरफ देखा, लेकिन होटल का नाम पारंपरिक अक्षरों में लिखा होने की वजह से वो पढ़ नहीं पाई। तभी मैनेजर ने सहजता से कहा, हमारा नाम तियानबाओ ग्रैंड होटल है। बस फिर क्या था। लियू रुयान ने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, हाँ, यही है तियानबाओ ग्रैंड होटल। यहाँ शहर में लॉबस्टर और एबलोन वाला मेन्यू सिर्फ 199 युआन में मिलता है, लेकिन गांव में यही लोग शादी की एक टेबल के 500 युआन वसूलते हैं। अब आप खुद सोचिए, ये कितना पैसा हड़पते होंगे। होटल का नाम सुनते ही लाइव चैट और तेज हो गई। उसी शहर के कई लोग लिखने लगे, क्या तियानबाओ ग्रैंड होटल में 199 युआन का ऐसा मेन्यू मिलता है? नामुमकिन, यहाँ तो प्राइवेट रूम बुक करने का खर्च ही उससे ज्यादा होता है। एक और यूजर ने लिखा, गांव में 500 युआन प्रति टेबल तो कोई महंगा रेट नहीं है। उसमें खाना, बर्तन, कुर्सियां और पूरी सर्विस शामिल होती हैं। लेकिन जितने ज्यादा लोग जुड़ते गए, लियू रुयान उतनी ही ज्यादा उग्र होती गई। उसने कैमरा सीधे मेरे चेहरे पे घुमाया और बोली, वांग शी, अब भी कुछ कहना है तुम्हें? मैंने बिल्कुल शांत स्वर में मैनेजर से कहा, पिछली बार का इनका ऑर्डर और बिल लेकर आइए। मैनेजर तुरंत फाइल ले आया। मैंने बिल कैमरे के सामने दिखाते हुए कहा, ये लियू रुयान मेरे ही गांव की रहने वाली है। कुछ दिन पहले यही अपने कॉलेज के दोस्तों को मेरे होटल में पार्टी देने लाई थी। उस दिन इसका कुल बिल 5,999 युआन बना था, लेकिन जब भुगतान करने की बारी आई तो इसके पास पैसे नहीं थे। सिर्फ 200 युआन का एक नोट निकालकर इसने वेटर से रो रो कर छूट मांगी। वेटर समझ नहीं पाया कि क्या करे, इसलिए वो मेरे पास आया और सिर्फ एक ही गांव की होने की वजह से मैंने पूरा बिल घटाकर सिर्फ 199 युआन ले लिए। और यही एहसान फरामोश लड़की 199 युआन में मिली उस छूट को असली कीमत समझ बैठी। फिर गांव जाके मेरे पापा की बदनामी करने लगी कि हमारा परिवार गांव वालों को लूट कर काला पैसा कमाता है। आज तो ये यहाँ भी आ गई और 5,999 युआन वाले 20 ऑर्डर सिर्फ 150 युआन प्रति टेबल में मांगने लगी। जब हमने साफ मना कर दिया तो अब उल्टा हमें ही बदनाम करने पे उतर आई। अब आप ही बताइए, असली गलत कौन है? मैंने पूरी बात इतनी तेजी से बता दी कि लियू रुयान को बीच में बोलने का मौका ही नहीं मिला। अगले ही पल लाइव स्ट्रीम का माहौल पूरी तरह बदल गया। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। पहली बार किसी को खुद अपनी पोल खोलते देखा है। ये लड़की ठीक तो है? 199 युआन में लॉबस्टर और एबलोन खाना चाहती थी। ये तो खुद ठगी करने आई थी। बेचारा मालिक, इसने तो उसकी भलाई का ही गलत फायदा उठा लिया। लियू रुयान बौखला कर चिल्लाई, तुम लोगों को कुछ नहीं पता। इसने काला पैसा कमाया है, वरना इतना बड़ा होटल कैसे बना लेता। हम दोनों एक ही गांव के हैं। फिर ये इतनी ऐश की जिंदगी क्यों जी रहा है? और मैं आज भी परेशान हूँ क्योंकि इसके परिवार ने गांव वालों को लूट कर पैसा कमाया है, मैंने नहीं। उसकी ये बातें सुनते ही इंटरनेट पे लोग पूरी तरह उसके खिलाफ हो गए। लाइव चैट में लगातार लोग उसे झूठा और एहसान फरामोश कहने लगे। कुछ ही देर बाद बार बार की गाली गलौज और गलत आरोपों की वजह से उसकी लाइव स्ट्रीम सीधे बंद कर दी गई। उसी समय पुलिस भी होटल पहुंच गई। मैंने शुरू से लेकर आखिर तक पूरी घटना उन्हें विस्तार से समझाई। मेरे पास होटल के बिल, सीसीटीवी फुटेज और बाकी सभी सबूत मौजूद थे, जबकि लियू रुयान के पास अपने आरोपों को साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी हर सफाई कमजोर पड़ती गई। आखिर में मैंने पुलिस से साफ कह दिया, मैं किसी समझौते के लिए तैयार नहीं हूँ। मानहानि का केस करूं या नहीं, ये बात की बात है, लेकिन आज का बिल, पिछली बार का बकाया और सार्वजनिक माफी, ये तीनों उसे हर हाल में देनी होंगी। आखिरकार लियू रुयान के सामने दो ही रास्ते बचे थे, या तो बिल चुकाकर सबके सामने माफी मांगे या फिर पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले। काफी देर तक सोचने के बाद उसने मजबूरी में पहला रास्ता चुना। उसने बिल तो भर दिया, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उसके जाने से पहले मैंने मैनेजर से मुस्कुराकर कहा, हमारी खास मेहमान को अच्छे से विदा करना मत भूलना।
होटल के बाहर पहुंचकर मैनेजर ने धीमी आवाज में उससे कहा, मैडम थोड़ा समझदारी से सोचिए, आज के समय में 199 युआन में लॉबस्टर और एबलॉन कौन खिलाता है? ये कोई साधारण होटल नहीं है, सामने वाले होटल की तरह नहीं जो तैयार खाना गर्म करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये सुनते ही लियू रुयान की आंखों में अचानक एक चमक आ गई, जैसे उसके दिमाग में कोई नई चाल आ गई हो। उधर उसके जाते ही रिसेप्शन पर काम करने वाली लड़की मेरे पास आई और बोली, भैया मेरे घर में जल्द शादी है। अगर गांव वालों को पता चल गया कि असली गड़बड़ तो लियू रुयान ने की थी, फिर तो गांव में बहुत बड़ा तमाशा होगा। वो लड़की मेरे गांव के एक रिश्तेदार की बेटी थी। मैं मुस्कुराया और उससे कहा, अपनी माँ को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना और उनसे कहना कि गांव की खबरें मुझे ऐसे ही देती रहें। असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। होटल से निकलते ही लियू रुयान सीधे सामने वाले बड़े होटल की तरफ चली गई। इधर मैंने बिना समय गंवाए पूरे मामले के सभी सबूत इंटरनेट पर अपलोड कर दिए। मैंने 999 पन्नों की एक पूरी प्रेजेंटेशन जारी की, जिसमें शुरू से आखिर तक हर बात विस्तार से समझाई गई थी। उसमें यह भी बताया कि बचपन से मेरे पापा ने लियू रुयान की कितनी मदद की थी और उसी लड़की ने बाद में कैसे उन्हीं पर झूठे आरोप लगाकर उनकी बदनामी की। इतना ही नहीं, मैंने पापा के बैंक रिकॉर्ड भी सार्वजनिक कर दिए। उन रिकॉर्ड से साफ साबित हो गया कि पापा ने कभी कोई काला पैसा नहीं कमाया। उल्टा गांव के कई लोगों ने उनसे उधार लिया हुआ पैसा आज तक वापस भी नहीं किया था। ये सबूत सामने आते ही मामला सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो गया। इस भारी ट्रैफिक का फायदा मेरे होटल को भी मिला और हमारे यहाँ ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। मुझे पूरा यकीन था कि अब हमारा कारोबार पहले से भी तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन उसी शाम लियू रुयान फिर मेरे होटल के बाहर आकर चिल्लाने लगी, वांगशी, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास होटल है खुद को बहुत बड़ा मत समझो। एक दिन मैं भी अपना होटल खोलूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे ऑर्डर नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी? सपने देखना बंद कर दो। लियू रुयान होटल के बाहर चिल्लाती रही। एक दिन पूरा गांव मुझ पर गर्व करेगा, तब सबको पता चलेगा कि असली काबिल कौन है। उसकी ये बातें मैंने खुद नहीं सुनी। बाद में मैनेजर ने आकर मुझे सब बताया। फिर उसने एक और बात कही, सर जाते जाते लियू रुयान सामने वाले होटल से कई बड़े डिब्बे भी ले गई थी। देखने से लग रहा था कि उनमें रेडीमेड यानी पहले से बने हुए खाने के पैकेट थे। ये सुनकर मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। दरअसल पिछले महीने उसी होटल का मालिक मेरे पास आया था। उसने कहा था कि उसके पास एक बड़ी खेप रेडीमेड खाने की थी जिसकी एक्सपायरी डेट करीब आ चुकी थी। अगर मैं चाहूँ तो वो बहुत सस्ते दाम पर मुझे बेच सकता है, लेकिन मैंने उसी समय साफ मना कर दिया था। मेरा होटल अपने पुराने और भरोसेमंद ग्राहकों के दम पे चलता था। मैं कुछ पैसे बचाने के लिए अपनी सालों की बनाई हुई साख कभी दांव पे नहीं लगा सकता था। ऊपर से उन पैकेटों पे सही लेबल तक नहीं लगे थे। स्वाद बढ़ाने के लिए उनमें तरह तरह के एडिटिव्स मिलाए गए थे। जो लोग रोज ऐसा खाना खाते हैं शायद उन्हें फर्क ना पड़े, लेकिन अगर किसी कमजोर पेट वाले इंसान ने वो खाना खा लिया तो नतीजा क्या होगा कोई नहीं जानता था। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसा मुझे डर था। ली वुशेंग की शादी वाले दिन बड़ा हादसा हो गया। दावत में खाना खाने वाले लगभग सभी गांव वालों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। एक साथ इतने लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए कि मामला सीधे प्रशासन तक पहुंच गया। जांच के लिए दावत में परोसे गए सभी खाने के नमूने लैब भेज दिए गए। ली वुशेंग और लियू रुयान दोनों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। उसी दौरान रिसेप्शन पर काम करने वाली लड़की ने मुझे फोन करके कहा, भैया मेरी माँ ने तो बहुत थोड़ा खाना खाया था, लेकिन घर पहुँचते ही उन्हें उल्टियाँ और तेज दस्त शुरू हो गए। फोन पर उनकी हालत बहुत खराब लग रही थी। बाद में पता चला कि लियू रुयान ने उन रेडीमेड डिशों को सिर्फ गर्म करके परोस दिया था। दिखने में तो 100 तरह के शानदार व्यंजन लग रहे थे। उन्हें देखकर ली वुशेंग भी बहुत खुश था कि उसकी शादी की दावत शानदार बन गई है। गांव वालों ने भी पहली बार इतने आकर्षक व्यंजन देखे और सबने बड़े चाव से खाना शुरू कर दिया। लेकिन सिर्फ रेडीमेड डिशों से काम नहीं चल पाया। इसलिए लियू रुयान ने अपने पिता से कहा कि वे भी अपनी रसोई का हुनर दिखाएं। उन्होंने एक अतिरिक्त डिश बनाई, तली हुई सेम की सब्जी। लेकिन वो सेम पूरी तरह पकी ही नहीं थी। यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कच्ची सेम खाने की वजह से कई लोगों की हालत और भी बिगड़ गई और आखिरकार सभी को अस्पताल ले जाना पड़ा। जब पुलिस और जांच अधिकारी लियू रुयान से पूछताछ कर रहे थे तो उसने पूरी जिम्मेदारी हमारे सिर मढ़ने की कोशिश की। इसी वजह से मुझे भी बयान देने के लिए बुलाया गया। मुझे देखते ही लियू रुयान तुरंत चिल्लाई, हमारे खाने में कोई गड़बड़ नहीं थी, सारी समस्या इनके होटल के खाने की वजह से हुई है। लेकिन सिर्फ आरोप लगाने से कोई निर्दोष नहीं बन जाता। हर बात के लिए सबूत चाहिए और उसके पास अपने आरोप साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था। जांच पूरी होने के बाद साफ हो गया कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए मैं बिना किसी परेशानी के वहां से निकल आया। लेकिन जाते जाते लियू रुयान की आंखों में मेरे लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। मैं बस मुस्कुरा कर बोला,
लियो रुयान, अब आराम से जांच का सामना करो। मौका मिला तो जेल में भी मिलने आऊंगा। मुझे लगा था कि लियो रुयान और ली वूशेंग की गिरफ्तारी और सामने वाले होटल के सील होने के बाद ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं गलत था। कुछ ही दिनों बाद लियो रुयान का पिता लियो शान पूरे गांव के कई लोगों को लेकर सीधे मेरे होटल पहुंच गया। आते ही उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर तुम्हारे परिवार ने गांव में दावतें बंद नहीं की होती तो हम में से कोई भी जहरीला खाना खाकर अस्पताल नहीं पहुंचता। पता है इलाज में कितना पैसा लग गया? मेरी माँ आज भी अस्पताल में भर्ती है। तुम लोगों का भी इस सब में हिस्सा है। उसकी बात सुनकर बाकी ग्रामीण भी उसका साथ देने लगे। इस हादसे की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। दवाइयों पर इतना खर्च हो गया, तुम्हें हमारी भरपाई करनी होगी। हाँ, आखिर हम सब एक ही गांव के हैं। क्या तुम हमें यूं ही मरने के लिए छोड़ दोगे? उनकी बातें सुनकर मैं ठंडी हंसी हंस पड़ा। जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है उससे जाकर पैसे मांगो। हमारे पास क्यों आए हो? लियो शान ने मेरी तरफ देखकर कहा, वांगशी, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? हमें तुमसे नहीं, उनसे बात करनी है। मैंने ताना मारते हुए जवाब दिया, क्या बात है? तुम्हें लगता है मेरे पिता सीधे साधे हैं इसलिए उन्हें दबाना आसान होगा? इतने में मेरे पिता भी अंदर से बाहर आ गए। उन्होंने सबकी तरफ देखते हुए शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, इतने सारे जवान आदमी मिलकर मेरे बेटे को घेर रहे हो, इसका क्या मतलब है? पिता को देखते ही लियो शान का लहजा अचानक बदल गया। लाओ वांग, देखो, गांव के लोगों ने बहुत दुख झेला है। इलाज में बहुत पैसा लग गया, कई लोग कर्ज में डूब गए। तुम्हारा इतना बड़ा होटल है, भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है, पड़ोसियों की थोड़ी मदद कर दो। बाकी लोग भी तुरंत बोल पड़े, हाँ, ज्यादा नहीं चाहिए, बस हर परिवार को 8-10 हजार युआन दे दो, मामला यहीं खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही मेरे पिता गुस्से से हंस पड़े, फिर उनका चेहरा सख्त हो गया। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। मैं पिछले 10 साल से पूरे गांव की शादियों में खाना बना रहा हूँ। 5 साल पहले भी एक टेबल का दाम 500 युआन था और आज भी वही है। इस बीच हर चीज के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं। ये बात तुम सब अच्छी तरह जानते हो। हर टेबल पे मेरी बचत 50 युआन भी नहीं होती। मेरी एक एक कमाई मेरी मेहनत की है। तुम कहते हो मैं गंदा पैसा कमाता हूँ, पहले इतना पैसा तो दो कि मैं कमा सकूं। इतना कहकर पिता ने अपने बैग से बिलों का एक मोटा बंडल निकाला और सबके सामने लहराते हुए बोले, और सुनो, पिछले महीने वांग परिवार ने 15 टेबलों का खाना कराया था, उसका पैसा आज तक नहीं चुकाया है। मेरे पिता ने आगे कहा, पिछले साल ली परिवार ने अपनी बुजुर्ग माँ का जन्मदिन मनाया था। 20 टेबल का ऑर्डर दिया, कुल 20,000 युआन बने, लेकिन आज तक सिर्फ 10,000 एडवांस ही दिया है। और लियो परिवार ने 2 साल पहले अपने बेटे के 1 महीने पूरे होने की दावत कराई थी। 10 टेबल का खाना बनवाया, लेकिन आज भी 2,000 युआन बाकी हैं। फिर उन्होंने सबकी तरफ देखकर कहा, आज सब लोग यहीं मौजूद हैं, तो पहले अपना अपना पुराना उधार चुका दो। ये सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। मैं भी हैरान था। मुझे लगा था कि पिता उन पुराने पैसों को कब का भूल चुके होंगे, लेकिन असल में उन्हें एक एक हिसाब याद था। बस उन्होंने कभी गांव वालों को पड़ोसी समझकर पैसे के लिए मजबूर नहीं किया। लेकिन लियो शान की बेशर्मी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वो बोला, लाओ वांग, वो सब अपनी जगह है, अगर तुम गांव वालों की थोड़ी मदद कर दो तो सब लोग तुम्हारा उधार भी चुका देंगे। मैंने तुरंत उसकी बात काट दी। ठीक है, फिर यहीं तमाशा करते रहो। जब पुलिस आएगी और कुछ दिन या कुछ महीने अंदर रहना पड़ेगा, तब देखेंगे कितनी बहादुरी बचती है। पुलिस का नाम सुनते ही लियो शान का चेहरा उतर गया, क्योंकि ली वूशेंग और लियो रुयान पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। अब उसने तुरंत अपना तरीका बदल लिया। ठीक है, हमें पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे तुम्हारे होटल का मैनेजर बना दो ताकि मैं गांव वालों को नौकरी दिला सकूं। मैं हंस पड़ा, मैनेजर? मैं तो अभी तुम्हारे खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराने वाला हूँ। ये सुनते ही सब लोग चुपचाप सिर झुकाकर वहां से लौट गए। कुछ समय बाद लियो रुयान को काफी सख्त सजा सुनाई गई। मैं एक बार उससे मिलने गया, लेकिन उसके मन में आज भी मेरे लिए नफरत भरी हुई थी। वो बोली, आखिर बचपन से ही तुम्हें वो सब इतनी आसानी से क्यों मिलता रहा जिसकी मुझे हमेशा चाह थी? तुम्हारी माँ चली गई, मेरी माँ भी चली गई, लेकिन तुम्हारे पिता इतने काबिल क्यों निकले, जबकि मेरा बाप सिर्फ शराब पीना और मारपीट करना जानता है? हम दोनों एक ही गांव के हैं, फिर तुम्हारी जिंदगी मुझसे इतनी अच्छी क्यों है? मैंने शांत होकर जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारा दुख तुम्हें दूसरों का नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं देता। और ये मत भूलो कि मेरे पिता ने हमेशा तुम्हारी मदद की थी। जब तुम विश्वविद्यालय गई थी तब मेरे पिता हर समय तुम्हारी चिंता करते थे। वे मुझसे कहते थे कि समय मिलने पर जाकर तुम्हें देख आऊं। याद है, एक दिन अचानक तुम्हें कॉलेज में महंगा डाउन जैकेट मिला था? वो मेरे पिता ने भेजा था। उसकी कीमत 2,000 युआन से भी ज्यादा थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी अपने लिए इतना महंगा कपड़ा नहीं खरीदा, लेकिन तुम्हारे लिए खरीद लिया। लियो रुयान ने दांत भींचकर कहा, उन्हें मुझ पर तरस आता था, बस मेरी दया करते थे। मुझे उनकी हमदर्दी नहीं चाहिए थी, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए था। मैंने सिर हिलाया। अगर तुम्हारी सोच यही है तो तुमने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली। इतना कहकर मैं वहां से चला आया। उसके बाद गांव वाले कई बार फिर मेरे पिता के पास आए। कोई पैसे मांगने आया तो कोई उनसे दोबारा गांव में दावतें कराने की विनती करने लगा। अगर 600 युआन प्रति टेबल भी लेना पड़े तब भी हमें मंजूर है, बस आप वापस आ जाइए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
मेरे पिता के दावतें बंद करने के बाद उस पहाड़ी गांव में कोई भी खाना बनाने नहीं जाता था। जो कभी कभार आता भी वो मनमाना पैसा वसूलता। इतना ही नहीं, गांव की बदनाम छवि सुनकर कई लड़कियां वहां शादी करने तक से इनकार करने लगी। धीरे धीरे पूरा गांव उजड़ने लगा। आखिर में मेरे पिता मेरे ही रेस्टोरेंट में मुख्य शेफ बन गए और उनकी बनाई हुई दावतें पहले की तरह ही लोगों की सबसे पसंदीदा बन गईं।